दोस्तों, ये आपका 29 अक्टूबर 2023 को 29 अक्टूबर 2023 सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर, इसका जो है आज मैं आपको डीआई का, मैं आपकी डीआई पढ़ाता था, इसलिए डीआई के मैथ के और रीजनिंग मैंने आपको पढ़ाई है। मैथ के क्वेश्चंस आपको जो है हमारे कलीग रामानुज ने बताए हैं, उनके आंसर मेरे पास आ गए हैं, तो मैं आपको उनके आंसर बता देता हूं। डीआई और रीजनिंग मैथ, ये तीन चीजों के आप आंसर मैच कर लीजिए। आपका पहला मैथ का सवाल ले लेता हूं, जो मेरे पास पेपर आया है, ये जो है MP1 का इसका नंबर है। शिफ्ट दूसरी वाली जो थी 29 अक्टूबर को शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था वो पेपर है। इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें हो सकता है आपके सवाल अलग अलग हो, नंबर अलग हो। जो मेरे पास पेपर है इसमें 9 नंबर पे मैथ का सवाल है, गणित का सवाल है, जिसमें कहा गया है कि -27 इंटू -16 प्लस -27 इंटू -14। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है 810। ये आपके सवाल का आंसर है। 90 सवाल का सवाल मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर 810 हो गया। आप लोग मैच करा लीजिए। आज मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको सोल्यूशन दूंगा इनके, ठीक है। मैथ के सवालों के सोल्यूशन आपको रामानुज सर देंगे, डीआई का सोल्यूशन मैं दूंगा आपको। इसके बाद दूसरा इसका सवाल 10 नंबर पे दिया है। ये कह रहा है कि देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। कह रहा है कि देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े? तो इसका ऑप्शन सी 20%। 20%। आप लोग ये मैच करा लीजिए। ऑप्शन में नंबरिंग अलग अलग हो सकती है, सवालों का नंबरिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसमें जो आपका आंसर है 20% आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल इसमें दिया है इन्होंने आपको, जो सवाल दिया है 341, इसकी पावर जो दी है इन्होंने 491 इंटू 625, इस पे जो पावर दी हुई है आपको 317 इंटू 6374, 6374, और इसकी जो पावर आपको दी हुई है ये दी हुई है 1793, ठीक। इसमें आपसे सवाल में पूछा गया है कि इस गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? इसके गुणनफल में इकाई अंक कौन सा है? और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 8, 0, 3 और 7, ठीक है। तो इसमें जो आपका इकाई का अंक होगा, सवाल इस तरीके से है, और इसमें जो आपका इकाई का अंक होगा वो होगा 0। इकाई का अंक क्या होगा? 0। 0 आपका आंसर होगा। ये आपका 1, 2, 3 मैथ के सवाल हो गए। चौथा आपका मैथ का सवाल यहां पर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये शिफ्ट सेकेंड 29 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसके आंसर हैं, आप लोग मैच करा लीजिए। शिफ्ट सेकेंड 29 अक्टूबर को जो दूसरी शिफ्ट में पाली में पेपर हुआ था, दूसरी पाली में पेपर हुआ था, उसके आंसर आएंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है, यहां पर दिया है यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ... प्लस 10 का वर्ग बराबर है 385 के, तो ये पूछ रहा है कि 3 का वर्ग, 6 का वर्ग, 9 का वर्ग प्लस ... प्लस 30 का वर्ग किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपके सवाल का आंसर जो आएगा वो आएगा 3465। 3465 यानी कि 3465, यह आपको 3465 इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल आपको दे रहा है, यदि 0.04 का वर्ग, इसमें भाग दिया, इसने 0.008 गुणा 0.2 की घात 6 बराबर है 0.2 की घात 22।
जो सवाल मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और उस सवाल में आप देखिए, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा y की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो आएगी 7, यानी कि सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 7। ठीक है, तो मैथ के 5 सवाल आपके यहां पर सॉल्व हुए। अब बात करते हैं रीजनिंग और डीआई की। ये मैथ के आपके 5 सवालों के आंसर हो गए। अब रीजनिंग और डीआई में देखते हैं। रीजनिंग में आपको दिया है एक कूट भाषा में परम्यूटेशन को, ये आप इसको एक एक वर्ड पढ़ लीजिए, PERMUTATION को IBKFRMXMFLG लिखा जाता है। तो उस भाषा में पब्लिक सेक्टर जो आपका शब्द दिया है PUBLICSECTOR को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर आएगा उसमें आप देखिए IR जो स्टार्टिंग में वर्ड दिया है उसके साथ में तीसरा वर्ड जो रहेगा वो U रहेगा। ठीक है, IRUEFBLVMLK, ये आपका आंसर है। रीजनिंग का पहला सवाल है ये। आपके सेकेंड शिफ्ट का 29 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें जो रीजनिंग का सवाल है वो सवाल, पहला सवाल मैंने यहाँ पर आपको उसका आंसर दे दिया। उसी में दूसरा सवाल देखते हैं रीजनिंग का। तो कह रहा है एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय होगा 12:48 मिनट, 12:48 मिनट, यही आपका आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं ये रीजनिंग का ये वाला सेम सवाल, कोई वैल्यू चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, सेम यही सवाल मैंने आपको रीजनिंग की जो क्लास ली है उसमें सेम टू सेम यही सवाल आपको करवाया है। यही सवाल, उसका आंसर आपके सामने है, यही आंसर निकला था और सेम यही सवाल मैंने आपको रीजनिंग की क्लास में करवाया। आप लोग जाके रीजनिंग की क्लास में, जो घड़ी का क्लास मैंने 1 घंटे की क्लास ली है घड़ी की, उस क्लास में आप देखिए सेम वही सवाल आपका यहां पर आया हुआ है 12:48 मिनट, यही आंसर निकला था उस सवाल में भी। तो आप जाके देखिए, मैंने ये सवाल आपको करवाया था और वही सवाल फंसा है आपका। ठीक, अगला देखते हैं इसके आगे। इसके आगे इसने बोला है यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। तो डिक्शनरी में आपने देखा होगा कि क्रम रहता है, सभी ABCDEFGH इस तरीके से चलता है। तो वही क्रम इसने बताया है कि उस क्रम के अनुसार जो है अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। तो हमें क्या निकालना है कि पहले अंतिम स्थान पे कौन सा वाला आएगा, उससे पहले कौन सा वाला आएगा, दूसरा वाला हमें चाहिए। तो आपका जो आंसर आएगा इस सवाल का वो आंसर रहेगा SPACICALLY, स्पेस्टिकली, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा स्पेस्टिकली। ठीक है, ये आपके सवाल का आंसर हो गया यहां पर रीजनिंग का। अब इसने अगला रीजनिंग का सवाल बोला है कि कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। एक पंक्ति इसने बताई है कि कबूतर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और उन सभी के मुंह किधर है, नॉर्थ साइड में है, उत्तर की साइड में है। कोई बात नहीं, इसने कहा है P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। इसने कबूतर को नाम दिया P1 और उसको बोला है कि 9वें स्थान पर है, वो किधर से, बाएं से, बाएं से, बाएं मतलब ये वाले हाथ से 9वें स्थान पर है। और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, अब इस वाले हाथ से वो 12वें स्थान पर है, P2 दूसरा कबूतर P2। ठीक है, इसने उसके बाद कहा है P1 और P2 के बीच 3 मोर हैं। अब मोर का क्या काम आ गया भैया बीच में, कोई बात नहीं। इसने बताया P1 और P2, जो P1 और P2 हमें दिए हुए हैं, P1 9वें स्थान पर है बाएं से और P2 12वें स्थान पर है दाएं से, उनके बीच में 3 मोर हैं। मोर से हमें कोई काम नहीं है,
उसके बाद ये बोला P1 P3 P4 से समान दूरी पर है। अब इसमें आप देखिए ना तो P3 का हमें दिया है कहां पर है और ना P4 को दिया है कि कौन से स्थान पर है, लेकिन इसने बोल दिया है कि वो समान दूरी पर है। यानी कि ये सवाल सिर्फ घुमा रहा है, इसमें कुछ भी ऐसी एग्जैक्ट जानकारी हमें नहीं दी गई सवाल में जिससे कि हम कोई आंसर निकाल सके, किसी कंक्लूजन पर पहुंच सके। तो इसमें क्या है, इसमें आपका ऑप्शन जो रहेगा, जो आंसर इसका आपको करना है वो है निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जो कबूतर वाला सवाल इसमें दिया है, इसमें आप निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता आपका आंसर हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड, ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो रीजनिंग का चौथा सवाल। एक लास्ट सवाल देख लेते हैं रीजनिंग का, पांचवा सवाल। कह रहा है कि प्रश्न में दो कथन एक और दो दिए गए हैं, एक और दो दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन को दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने, दूसरा इन्होंने कहा राज्य सरकार ने अपने राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। तो राज्य सरकार ने क्यों रोका है, तो आपका इसमें क्या होगा, कथन एक कारण है, क्योंकि भारत सरकार, केंद्र की जो सरकार है, संघ की सरकार जो है, उसने क्या किया है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक परीक्षा का निर्धारण कर दिया है। इसलिए राज्य सरकार ने जो अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। तो पहला आपका कारण है, दूसरा कथन है, ठीक है। इसका आंसर जो रहेगा पहला कारण दूसरा कथन, ये आपका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग हो गया आपका, मैथ हो गया। अब बढ़ते हैं डीआई के सवालों की तरफ, इनके आंसर भी फटाफट देख लीजिए। तो सेकेंड शिफ्ट में 29 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, उसमें आपका जो सवाल दिया है, इसमें बोल रहा है कि नीचे 5 ट्रेनों की जोड़ी दी गई है। प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय प्रत्येक जोड़ी में ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय का योग ग्राफ, रेखा ग्राफ दिया गया है। ये आप खुद से पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहां पे पढ़िए। इसमें इन्होंने कहा है लंबाई डेकामीटर में दी हुई है और समय जो दिया है वो सेकेंड में दिया हुआ है। तो इसमें पहला सवाल है आपका, यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं, ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 9.78 सेकेंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9.78 सेकेंड। नोट कर लीजिए, इस सवाल का जो आंसर रहेगा 9.78 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया पहला डीआई का। रेल वाले जो सवाल दिया है ट्रेन वाला, इसमें जो पहला सवाल बी और डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं, उनका जो है एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय जो इसने पूछा वो आपका 9.78 सेकेंड हो गया। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय, ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 86 सेकेंड। 86 सेकेंड इस सवाल का आंसर हो गया। अगला देखते हैं, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है तक यात्रा कर रही थी, यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंची तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा 5.96 घंटे, 5.96 घंटे, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय, तो ट्रेन डी द्वारा पार करने में लिया गया अनुमानित समय जो आपका निकल के आएगा 91.82 सेकेंड, 91.82 सेकेंड। इसी ग्राफ का लास्ट सवाल है, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। कह रहा है ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी
जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात करें। तो इसमें जो अनुमानित दूरी आपकी आएगी, अनुमानित दूरी हो जाएगी, आपका जो आंसर है इसका 529.2 किलोमीटर, 529.2 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीआई का अगला सवाल ले लीजिए। ये पाई चार्ट जो दिया हुआ है आपको, पाई चार्ट दिया है यहाँ पर डीआई के अगले सवाल में, और पाई चार्ट में आपको सवाल जो दिए हैं, पहला सवाल देखते हैं। पाई चार्ट में पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। इस तरीके का सवाल मैंने आपको डीआई में करवाया हुआ है। डीआई की क्लास आप जब आपकी चलाई थी जो मैंने, उसमें आपको इस तरीके का सवाल करवाया है। इस सवाल का आंसर जो आपका आएगा 18 सही 11/48। इसका सही आंसर जो आपका है 18 सही 11/48। ठीक है, अगला सवाल आपका, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 48.75, 48.75 आपका आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। 48.75 आंसर हो गया दूसरे सवाल का। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद उसने बोला है कि यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 80.96 मिलियन, क्योंकि बात मिलियन में हो रही, हालांकि ऑप्शन में मिलियन लिखा नहीं तो आप डायरेक्ट लिखिए 80.96 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 36%, 36% आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब आप देखिए ये जो डीआई के सवाल यहां पर आप देख रहे हो, अगर ट्रेन वाले सवाल की बात छोड़ दें, ट्रेन वाले सवाल की बात छोड़ दें, उस टाइप का सवाल मैंने आपको नहीं करवाया था, लेकिन उसके अलावा आप देखिए ये जो पाई ग्राफ वाला, पाई चार्ट वाला जो सवाल है, ये सेम टू सेम आपको इस तरीके के सवाल मैंने करवाए हैं। यहां पर आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको जो है उत्तर, केंद्रीय, पश्चिम, पूर्व, दक्षिणी सबका परसेंटेज में दिया हुआ है। इस तरीके का मैंने परसेंटेज में वैल्यू आपको दे रखी थी और वो मैंने टेबल में दे रखी थी आपको, टेबल में परसेंटेज में आपको वैल्यू दे रखी थी और इसी तरीके से उनमें जनसंख्या कम ज्यादा एवरेज इस तरीके से सवाल में निकलवाए थे। कई सवाल इस तरीके के करवाए थे। इसमें देखिए आपका आंसर कहां तक हो गया, 36% तक हो गया। लास्ट सवाल है इस ग्राफ का, ये कह रहा है पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर हैं, और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या, तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या आंसर आपका हो जाएगा 500 मिलियन, 500 मिलियन। इनको मैं सॉल्व भी कराऊंगा, ये सारे सवाल मैं आपको डीआई के सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर। आज आप आंसर केवल मैच करा लीजिए। अगला देखते हैं टेबल वाला जो सवाल है आपका, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टेबल वाला सवाल। इस सवाल में इसने दिया है, एक दुकान दी हुई है और उस पुस्तकों के नाम दिए ABCD और दुकान के नाम दिए हैं 1 2 3 4। अब इसने बताया परसेंटेज में आपको वैल्यू दी है कि दुकान एक ने ए वाली जो पुस्तक है इतने प्रतिशत बेची, दुकान दो ने इतने प्रतिशत, 3 ने इतने प्रतिशत, 4 ने इतने प्रतिशत। इस तरीके से आपको टेबल यहां पर दी हुई है। सवाल देखते हैं, सवाल कह रहा है दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 रुपए है, दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या है। तो आपका जो विक्रय मूल्य आएगा दुकान बी में वो आएगा 580.5 रुपए, 580.5 रुपए। ठीक, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल इसने कहा है दुकान 1 में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 रुपए है और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 है रुपए है, तो दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है। तो ये जो आपका आंसर आएगा, छूट जो इसने दी है दुकान 2 में जो छूट का प्रतिशत है वो 16.98%। छूट का प्रतिशत कितना है, 16.98%।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी ग्राफ का अगला सवाल कह रहा है कि दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य 220 रुपए है तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना होगा? तो इस सवाल का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 230 रुपए। 230 रुपए आपके सवाल का आंसर है। अगला सवाल ये कह रहा है किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है। उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो ये जो आपका आएगा ये आपका 4% आपका आंसर आएगा। 4% आपका आंसर आएगा। जब ये सवाल मैं आपको लगवाऊंगा तब आपको यहाँ पर बताऊंगा कि 4% लाभ है या हानि है। अभी आपका आंसर जो है ये 4% आप नोट कर लीजिए सवाल का आंसर। अगला लास्ट सवाल है इस ग्राफ का। दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 रुपए है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है? पुस्तक डी का जो अंकित मूल्य आपका आंसर आएगा वो आएगा 1600 रुपए। पुस्तक डी का अंकित मूल्य जो आपका आंसर रहेगा 1600 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में लास्ट ग्राफ है आपका आपका जो है लास्ट ग्राफ है 1 2 3 ग्राफ हो गए आपके। लास्ट ग्राफ है इसमें इसने बोला है कि एक तालिका आपको यानी टेबल का सवाल है। तालिका 5 महीनों के लिए 3 परिवारों के फोन बिल को इन्होंने पी से, बिजली बिल को ई से और पानी के बिल को डब्ल्यू से दर्शाया हुआ है और परिवार को एक्स वाई जेड के नाम से दर्शाया हुआ है। ठीक है, टेबल में देखिए ये सब आपको दिया है। अब पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है परिवार वाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 12%। आंसर नोट कर लीजिए, आंसर आपका रहेगा 12%। अगला सवाल ये कह रहा है कि मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने में परिवार एक्स द्वारा फोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि में 12%, 16% और 25% की वृद्धि हुई थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर आएगा 2672 यानी 2672 रुपए। 2672 रुपए आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका अगला सवाल है फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अंतर। तो जो अंतर पूछा है ये अंतर आपका आएगा 1250 रुपए। 1250 रुपए ये आपका आंसर आएगा इस सवाल का। अगला सवाल है जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या है? तो जो अनुपात है 335 अनुपात 435। आपका जो आंसर है 335 अनुपात 435। 335 अनुपात 435 आपका आंसर हो गया। अगला जो सवाल है परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक या कम है? तो इस सवाल का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 210। 210 कम है, इतना कम है। ठीक है, जो रुपए में बात हो रही है तो 210 रुपए ये कम है आपका। ये आपके डीआई के सवाल आपके हुए यहाँ पर। अब आप देखिए रेल वाले अगर सवाल को हम छोड़ दें तो आपके डीआई के तीन ग्राफ जो आपको दिए थे जिन पे आपको सवाल दिए थे 29 अक्टूबर, ये आज मैं जो आंसर लेके आया हूं आपका 29 अक्टूबर सेकंड पाली में सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर आया था उसके अगली क्लास जो हमारी रहेगी उसमें आपको 28 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके आंसर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कौन सा 28 अक्टूबर 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके आंसर लेकर आऊंगा। ये जो आज मैंने आपको मैथ रीजनिंग और डीआई मैथ रीजनिंग ये जो 30 नंबर के जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं सवाल, इनके आंसर जो आपको यहाँ पर बताए हैं ये आपके 29 अक्टूबर 2023 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका था। आप देखिए कि हमारी बहुत छोटी सी और नई हमने शुरुआत की है यूट्यूब पर पढ़ाने की। एक छोटी सी मुहिम है पढ़ाने की, सभी लोगों को, सभी गरीब बच्चों को, अमीर बच्चों को, कोई भी पढ़ सकता है, फ्री क्लासेस है। लेकिन आप ये देखिए कि हमने नई शुरुआत की है और हमारा जो है आपका डीआई का 3 सवाल सेम, तो वैल्यू चेंज अगर कि सिर्फ उसमें क्या है डीआई में जो सवाल आपका रेल वाला अगर सवाल हम छोड़ दें तो जो बाकी के 3 सवाल थे उसमें वैल्यू चेंज करके सवाल आपको उस तरीके से मैंने बिल्कुल करवाए हुए थे। यानी कि जो जिस बंदे ने भी
क्लास अटेंड की होगी डीआई की, मेरी क्लास जो मैंने ली है, तो तीनों सवाल आपके एकदम एग्जैक्ट आपने बहुत कम समय में सॉल्व कर दिए होंगे। आपका जो सवाल फंसा होगा वो फंसा होगा, ट्रेन वाला जो सवाल उसमें दिया था उस टाइप का मैंने सवाल करवाया नहीं था। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक सवाल तो आपका सेम टू सेम आ गया, जो मैंने आपको रीजनिंग में घड़ी वाला जो सवाल था जो मैंने आपको करवाया था, उसका आंसर भी वही, वैल्यू भी वही, सब कुछ सेम। 12:48 जिसमें आंसर आ रहा है वो सेम सवाल मैंने आपको करवाया हुआ था रीजनिंग में। और बाकी के जो सवाल मैंने उसमें रीजनिंग में सिर्फ आपको कैलेंडर और घड़ी पढ़ाया था, तो घड़ी का जो सवाल आया था, एक सवाल घड़ी से आया है और वो आपका फंसा था। बाकी का हमने शुरुआत नहीं की थी और हमें उतना टाइम नहीं मिला था कि हम आपको रीजनिंग में और ज्यादा पढ़ा सके, क्योंकि डीआई पे ज्यादा फोकस किया था मैंने, क्योंकि डीआई जो है 20 नंबर की आती है, डीआई पे मेरा फोकस ज्यादा था। इसलिए डीआई के जो आप देखिए 15 नंबर के सवाल तो आप आसानी से कर सकते थे। आपका जो फंसने वाला सवाल था वो सिर्फ ट्रेन वाला सवाल था, जो कि आपका फंसा होगा, और हो सकता है कुछ बच्चों ने किया भी हो, किसी और कोचिंग में उस तरीके से सवाल करवाया गया हो और जो बच्चों ने उनकी क्लास ली हो उसने कर भी दिया हो। लेकिन मोस्टली जो आप देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि उस टाइप का सवाल ना तो करवाया है, उस टाइप का जो सवाल, ट्रेन वाला जो सवाल आपके सामने आया है, वो सवाल मोस्टली बच्चों ने छोड़ा ही होगा, क्योंकि वो सवाल थोड़ा अप लेवल का है, जो यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए था। और उस टाइप का सवाल जब यहां पर आ गया तो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं बच्चों ने वो सॉल्व किया होगा। चलिए, मैं ये सारे सवालों का जो है आपको सोल्यूशन विद सोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में लेकर आऊंगा। सबसे पहले हमारा मोटिव ये है कि जितनी भी 4 शिफ्टों में आपके पेपर हुए 28 और 29 को, 2 शिफ्ट 28 तारीख को और 2 शिफ्ट 29 तारीख को, इनके आपको सबसे पहले डीआई के, मैथ के और रीजनिंग के हम आपको यहाँ पर आंसर बता दें। तो ये 29 अक्टूबर का जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर का डीआई का, मैथ का और रीजनिंग के आपको आंसर मैंने बता दिए। अगली जो है फर्स्ट शिफ्ट 28 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट को पेपर हुआ था उसके आंसर मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में।